हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस समय डेली आप न्यूज़पेपर में या न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से डेली हर घंटे हर मिनट देख रहे हैं कि हर चैनल पर सिर्फ बात हो रही है आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। जब से प्रधानमंत्री ने 12 मई को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि हम भारत को एक आत्मनिर्भर भारत निर्माण करेंगे, उसके बाद से सभी जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने भी अपनी अपनी राय दी। तो कई जगह तो लोग बड़ाई भी कर रहे हैं कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं चुनौतियां भी है इसके सामने। हर जो रास्ता होता है, कोई भी निर्माण होता है तो उसके सामने चुनौतियां जरूर होती है। तो उन चुनौतियों का सामना करके ही पीएम मोदी का आत्मनिर्भर भारत अभियान उनकी पार्टी की मूल अवधारणा के अनुसार एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका उद्देश्य सिर्फ कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभावों से लड़ना नहीं बल्कि भविष्य के भारत का पुनर्निर्माण करना है। जैसे कहा गया है कि सरकार का लक्ष्य है कि 2024 आने वाले 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाकर रहेंगे। मंगलवार शाम को अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प शक्ति के साथ हमें आगे बढ़ना होगा और पूरी 130 करोड़ की जनसंख्या को लेकर आगे बढ़ना होगा। और उसके साथ साथ वो ऑटोमेटिक जो पूरा विश्व है वह भी भारत के साथ आगे बढ़ेगा और भारत ही है वह देश जो सभी देशों को आगे रास्ता दिखा सकता है। उन्होंने बताया कि हाल ही में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी वो रिजर्व बैंक के फैसले थे, और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दे तो ये करीब 20 लाख करोड़ का ये पैकेज हो जाएगा। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब 10% है। 20 लाख करोड़ रुपए का ये पैकेज 2020 में देश की विकास की यात्रा आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। भारत में स्वदेशी एक विचार के रूप में देखा जाता है। शुरू से ही गांधी जी के ज़माने में भी बात किया जा रहा था कि स्वदेशी लाया जाए, जो भारत की संरक्षणवादी अर्थव्यवस्था का आर्थिक मॉडल रहा है, और राष्ट्रवादी तबका इस विचार की वकालत भी करता रहा। कई ऐसे समय समय पे नेता हैं, कई ऐसे कंपनियां हैं जो चाहती है कि जैसे भारत सरकार का भी एक प्लान था मेक इन इंडिया, तो ऐसे ही समय समय पे ऐसी आवाज़ उठती है कि हमें जो दूसरे देश से सामान लाना पड़ता है, छोटी से छोटी सामान को, उसे हम अपने देश में ही उसे प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन पीएम मोदी ने अपने भाषण में कभी भी स्वदेशी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, जबकि आत्मनिर्भर भारत बनाने का पीएम मोदी का विचार स्वदेशी के काफ़ी करीब दिखता है। उन्होंने अपने संबोधन में खादी ग्राम उद्योग के उत्पादकों की अच्छी बिक्री का जिक्र भी किया। दशकों तक भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए खुली नहीं थी, बाहरी दुनिया पर संदेह और आत्मविश्वास में कमी थी। पिछली शताब्दी के अंतिम 4 दशकों के भारत ने स्वदेशी मॉडल पर भरोसा करते हुए 5 साल की नियोजित अर्थव्यवस्था का अनुसरण किया और करीब 2.5% से 3% की विकास दर के साथ वृद्धि की, जिसे कभी विकास की हिंदू दर के रूप में जाना जाता था। जैसे भारत की जो जनसंख्या में हिंदू का जो परसेंट है वो इसी तरह से 2.5% 3% के रेट से ही बढ़ता है। अंत में भारत को अपने आर्थिक संकटों की वजह से वर्ष 1991 में बाहरी दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोलने पर मजबूर होना पड़ा। चीनियों को सामान, जो चीनी सामान है, चीनी देश के सामान है, सस्ते सामान, उसे भी भारत में आने दिया गया, और ऐसे ही कई भारत सरकार ने अन्य देशों से समझौता किया। आज भारत एक बार फिर आत्मनिर्भर बनने के लिए भीतर की ओर देख रहा। भले ही मोदी जी ने दावा किया कि उनकी आत्मनिर्भरता वाली बात का मतलब दुनिया से कनेक्शन तोड़ लेना नहीं, पर मोदी जी जो कह रहे हैं उसे निभा पाना आसान नहीं होगा, खास तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के ऐसे समय में जब अमेरिका के स्टॉक मार्केट की हर एक हलचल से चीन व भारत के बाज़ारों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। और आप देख ही रहे हैं कि अमेरिका व चाइना के बीच में बहुत ही लंबे समय से, लगभग 8 से 10 सालों से ट्रेड वार चल रहा। उसी तरह से भारत और अमेरिका के बीच में भी टैरिफ को लेकर कई बार ऐसे दिक्कतें आई हैं, वो भी बढ़ाते रहते हैं और हम भारत सरकार भी बढ़ाती रहती है, तो दोनों के बीच में विवाद रहता है। तो वही कहा गया कि ऐसे समय में अगर भारत सरकार ऐसे स्वदेशी या आत्मनिर्भर की बात करती है तो ये कहीं ना कहीं हम अमेरिका और चीन को चुनौती दे रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय उत्पादकों का उत्पादन करने और उन्हें प्रतिस्पर्धा में खड़ा करने के लिए स्थानीय उद्यमियों और निर्माताओं को कुछ सुरक्षा राशि भी देनी होगी, जिससे विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों के साथ भारत का सीधा टकराव देखा जाएगा। और ऐसे ही कई देश उसका विरोध करेंगे कि भारत सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा ये तो नियम के खिलाफ है, नियम के विरुद्ध। हालांकि बीजेपी के एक अंदरूनी सूत्र ने मोदी के आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को बहुत अलग बताया। उन्होंने कहा कि भारत के लिए पीएम मोदी के दृष्टिकोण में आत्मनिर्भरता ना तो बहिष्कार है और ना ही अलगाववादी है।
जो इस बात पर है कि दक्षता में सुधार किया जाए। इसके अलावा दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए दुनिया की मदद करना मोदी सरकार का विचार है, ऐसा जो बीजेपी के लीडर है उनका ये कहना है। लेकिन स्वदेशी जागरण मंच के अरुण ओझा कहते हैं कि कोरोना महामारी के बाद आर्थिक राष्ट्रवाद सभी देशों में आएगा। ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिका भी सोचेगा कि हम दूसरे देशों से सामान ना मंगाएं। चाइना तो वैसे ही दूसरे देशों से बहुत ही कम मंगाता है। तो भारत सरकार का भी यही फैसला है कि हम अपने ही देश में जो प्रोडक्शन होता है उसका अधिक से अधिक यूज करें। आरएसएस से जुड़ी इस संस्था ने पीएम मोदी के आत्मनिर्भर बनने के विचार का स्वागत किया। अरुण ओझा ने कहा कि हम तो वर्षों से आत्मनिर्भरता और स्वदेशी मॉडल की वकालत कर रहे हैं। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले ही भाषण में, जब वो राष्ट्रपति बने थे 2016 में, तो उन्होंने पहले ही भाषण में कहा था कि अमेरिका फर्स्ट। उन्होंने नारा दिया था कि सारी चीज़ें हम अमेरिका का अधिकतम यूज करेंगे, हम दूसरे देशों से उतना सामान नहीं मंगाएंगे और हर क्षेत्र में अमेरिका को पहले स्थान पर लाने की कोशिश करेंगे। और वे आज भी इसी का पालन कर रहे हैं और भारत अमेरिका के साथ व्यापार या शुल्क आदि से संबंधित विवाद का सामना नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप इसी वर्ष आए 25 फरवरी को अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान भारत की सीमा शुल्क की दरों के बारे में सीधी बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि भारत में शायद दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ वाला देश है, यहाँ पे सबसे अधिक टैरिफ लगता है और वह अमेरिका से ही सबसे ज़्यादा वसूलता है और इसे कम से कम अमेरिका के साथ रोका जाना चाहिए। 34 मिनट के अपने संबोधन में मंगलवार को प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें लोकल चीज़ों को लेकर ओकल होना चाहिए, अर्थात भारतीयों को स्थानीय चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए और खुलकर बात करनी चाहिए। एक नारे के रूप में यह सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, आत्मनिर्भरता। वैसे भी हर देश का एक वांछित सपना ही है, लेकिन इस काम के क्रियान्वयन में मोदी जी लड़खड़ा सकते हैं, जैसे उनके खास जो प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के संबंध में देखा गया। भारत सरकार का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट भारत में मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने में विफल रहा है, जो इस प्रोजेक्ट को घोषित उद्देश्य था। जैसा कि कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि मोदी जी वादा कुछ ज़्यादा और डिलीवरी थोड़ा कम करते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने पूरे भाषण में देश को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे अधिक फोकस किया है, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं बताया कि इसे संभव कैसे किया जाएगा। उन्होंने कुछ संकेत जरूर दिए, जैसे उन्होंने कहा कि ये 5 स्तंभ होंगे जिस पर आधारित होगा हमारी देश की आगे की प्रोग्रेस। जैसे पहला उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था जो हमारी इकोनॉमी है, दूसरा बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है प्रणाली सिस्टम, चौथा है जीवंत लोकतंत्र वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और लास्ट है मांग, जिसे हम डिमांड के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके सभी को जानेंगे कि कहाँ पे समस्या आ रही है कि जिसे बिना दूर किए हम आत्मनिर्भर कह सकते हैं, लेकिन आत्मनिर्भर हम बन नहीं सकते हैं। पर सवाल तो ये बनता है कि क्या भारत में ये स्तंभ अच्छी स्थिति में है? ये जो 5 स्तंभ की बात किया गया है, क्या वे मजबूत हैं या वो पीछे से या नीचे से खोखले हैं, बस ऊपर से दिखाई दे रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, इसमें बस ये करने की ज़रूरत है। तो हमें सभी के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है अर्थव्यवस्था के बारे में बात किया जाए तो आलोचक इन 5 स्तंभों के स्वास्थ्य को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। $2.7 ट्रिलियन की भारत की अर्थव्यवस्था इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रही है। आप सभी को इसके बारे में अच्छी से पता भी होगा। आज अर्थव्यवस्था 2% से भी कम पर बढ़ रही है धीरे धीरे, जो इस पीढ़ी की अब तक की सबसे कम वृद्धि दर है। ग्लोबल सप्लाई चेन कमज़ोर पड़ी है। वैल्यू चेन है भारत के पास, लेकिन ऐसी नहीं कि जो चीन के साथ टक्कर दे सके। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत के पास करोड़ों गरीब लोगों को फिर खड़ा करने का बहुत बड़ा काम है, जो लॉकडाउन की वजह से वापस गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। और वैसे भी भारत में लगभग 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जो आज भी गरीबी रेखा के नीचे अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। तो ये पहला बताया गया है कि पहले इसमें जो अर्थव्यवस्था की बात किया गया है $2.7 ट्रिलियन है और सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 2024 में इसे हम 5th ट्रिलियन डॉलर बना लेंगे। तो अगर ये जो हमारी जनसंख्या बहुत ही अधिक है, लगभग 130 करोड़ से ऊपर हम लोग जा रहे हैं, तो उसे संभालना सबसे बड़ी चुनौती मानी जाएगी। दूसरा चीज़ जो बताया गया है बुनियादी ढांचा, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कहाँ पे कमी रह गई, बिना उसे सुधार किए हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चीन से टक्कर करने के लिए या भारत में निवेश करने के लिए चीन स्थित विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए भारत में सरकार को विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होगा। भूमि, पानी और बिजली में सुधार करना होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो बिजली है भारत की, जो औद्योगिक क्षेत्रों को दिया जाता है, कंपनियों को दिया जाता है, वो पूरी दुनिया में सबसे महंगी बिजली भारत में है। इसको लेकर अमेरिका के साथ साथ कई विदेशी कंपनियों ने कई बार सवाल खड़े कर दिए हैं। और भारत में आज भी जो कंपनियों के लिए भूमि आवंटित किया जाता है, उसमें भी कई साल लग जाते हैं। भारत में विदेशी कंपनियों के लिए हमेशा से एक बाधा बुनियादी ढांचा की कमी रही है। आलोचकों का कहना है कि मोदी सरकार को अब तक 6 वर्ष लग चुके हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट अभी भी पर्याप्त नहीं है।
इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में आज भी वर्षों लग जाते हैं उसे पास होने में, और जो घूस की बात होती है तो आप जानते हैं कितना भारत में चलता है, और भारत के पास अब वो समय नहीं है। जैसे अभी कहा गया, भारत सरकार ने कहा या नितिन गडकरी ने भी कहा कि भारत में 1000 नई कंपनियां आने वाली हैं चाइना से, चाहे वो अमेरिका की हो या जापान की। लेकिन आपको ये भी समझना होगा, जैसे अभी अभिजीत बनर्जी जी जो इस तरह से नोबेल पुरस्कार विजेता हैं इस वर्ष के, उन्होंने कहा कि इसका ये मतलब नहीं है कि भारत को इन 1000 कंपनियों के आने से भारत को फ़ायदा मिलेगा। तीसरा हमारा टॉपिक है सिस्टम, जो प्रणाली की बात की गई है। पीएम ने टेक्नोलॉजी के अधिकतम यूज करने की बात कही है। उनकी सरकार ने कुछ सही कदम उठाए हैं जिनमें अत्यधिक तकनीकी को अपनाना और समाज में डिजिटल तकनीकी का उपयोग बढ़ाना शामिल है, और यह अर्थव्यवस्था का चालक साबित हो सकता है। चौथा जो पॉइंट बताया गया है वाइब्रेट, जो आपका डेमोक्रेसी, जिसे हम हिंदी में जीवंत लोकतंत्र कहते हैं। विश्लेषकों का दावा है कि मोदी शासनकाल में लोकतांत्रिक मूल्य बहुत हद तक खत्म हो चुके हैं। ये सब आपको समझना होगा। लेकिन लोकतंत्र भारत की मुख्य ताकत है, और जहां चीन भारत का मुकाबला नहीं कर सकता, वे उद्यमी और निर्माता जो लोकतंत्र, मानवाधिकार और बाल शोषण के उन्मूलन को महत्व देते हैं, उस साम्यवादी चीन के स्थान पर भारत के साथ डील करना चाहेंगे। और लास्ट जो हमारा टॉपिक है डिमांड की, जो बात किया गया है, वास्तव में भारत का घरेलू बाजार निवेशकों के लिए सबसे आकर्षक पेशकशों में से एक है। वर्तमान में डिमांड हल्की या कम हो गई है, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि कोविड-19 के बाद की दुनिया में एक बार फिर भारत को शुरुआत करनी होगी, जिसके लिए कई छोटे और मध्यम उद्यमियों को सरकारी प्रोत्साहन की आवश्यकता है। जैसे जिस तरह से राहत पैकेज जारी किया गया है, ये भारत में दूसरी बार, इसके बाद भी अभी और जारी किया जा सकता है अगर ऐसी संकट आगे और बढ़ता है। लॉकडाउन आगे जैसे 4.0 तो शुरू होगा, सभी को पता है, लेकिन अगर ये जुलाई जून इस तरह से अगर और आगे महीने तक जाएगा तो और राहत पैकेज का ऐलान किया जाएगा। और अच्छी खबर ये है कि पीएम मोदी भी इस बात को मान रहे हैं कि आत्मनिर्भरता केवल एसएमई, छोटे और मध्यम उद्योगों की मदद से ही हासिल किया जा सकता है। मोदी सरकार देश के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बुधवार को एक अभियान शुरू किए हैं कि जिसके माध्यम से ये जो पैसा 20 लाख करोड़ रुपया जारी किया गया, ये कहाँ पे खर्च होगा, कितना किस सेक्टर को दिया जाएगा, इस प्रकार से इन्होंने बताया। लेकिन आप सभी को समझना होगा कि जो मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट चालू किया गया था 2014 में, उसमें जितने कंपनियां खोली गई थी उस समय से लेके आज तक, सिर्फ मात्र भारत में आज 5% ही कंपनियां इस मेक इन इंडिया की बची हैं। बाकी 95% कंपनियां बंद हो चुकी हैं। अब बंद होने का क्या कारण है? जैसे शुरू में आपका नोटबंदी हुआ, उसके कारण से लगभग कंपनियां बंद हुई, उसके बाद जीएसटी लाया गया, उसके कारण से कंपनियां, और इधर आज लॉकडाउन लगभग 40 से 45-50 दिन मान सकते हैं, इसके कारण से पूरे देश में लगभग 5% कंपनियां ही बची हैं मेक इन इंडिया के तहत जो खोले गए थे। तो ऐसे ही चैलेंजेस आ रहे हैं। ये चैलेंजेस कोई छोटे मोटे नहीं होते हैं, बहुत ही बड़े चैलेंजेस होते हैं। सिर्फ सरकार का काम होता है कंपनियों को खोला, लेकिन उसके आगे की जो समस्याएं होती हैं, जो चुनौतियां होती हैं, उस पर भी ध्यान देना होगा। ये बिना ध्यान दिए हम आगे आत्मनिर्भर कह सकते हैं, लेकिन बन नहीं सकते। इसी प्रकार से बने रहिए। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप सभी को जरूर सूचित करूंगा। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।